दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एस.एम. लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मानव रोग का भाग 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम जीवाणुजनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों पिछली क्लास में जीवाणुजनित रोगों के बारे में हमने पढ़ा था कि जीवाणुजनित रोगों के विभिन्न उपनाम पढ़े थे। साथ में हमने पढ़ा था कि कौन से जीवाणु से कौन सा रोग होता है। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर कि जो प्रत्येक रोग है जो हमने पिछली क्लास में पढ़े, वो प्रत्येक रोग का कारण क्या है, या फिर आप कह सकते हैं वो कैसे हमारे शरीर में फैलता है, और ऐसे ही उसके उपचार क्या है, उसका कोई टीका क्या है, उसका बचाव क्या है। तो ये विभिन्न एग्जामों के अलावा एक सामान्य जानकारी के रूप में भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहला हम रोग पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने जैसे एक ट्रिक बताई थी गोटिनी नीमो को, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो रोग है, गोटी जो शब्द था उसमें गोनोरिया, तो पहला जो रोग है वो है गोनोरिया। इसके बारे में हमें पढ़ चुके हैं कि नाइजीरिया गोनोरी नाम का जो जीवाणु उसके द्वारा ये होता है। अब देखिए यहाँ पर कौन से अंग को ये प्रभावित करता है, तो हम यहाँ बता सकते हैं कि ये जो जननांग होते हैं, स्पेशली मादा जननांग, जननांग की जो उपकला होती है, यानी एपिथेलियम ऑफ दी सेक्स ऑर्गन्स, तो जननांगों की जो उपकला है उसको ये प्रभावित करता है। यानी जो म्यूकस झिल्ली होती है, यानी जो जननांगों के अंदर की जो पतली स्किन होती है उसको ये प्रभावित करता है। वहाँ पर एक तरीके से घाव जैसी संरचनाएं बन जाती हैं, और इसके अलावा उनमें से कुछ तरल भी बहने लगता है। तो इसका जो संक्रमण का जो मुख्य कारण है, संक्रमण कैसे होगा, तो आप कह सकते हैं ये एक ऐसा रोग है जो लैंगिक संसर्ग द्वारा फैलता है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है। यानी ये एक तरीके से एक एसटीडी रोग है। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसलिए शॉर्ट में इनको एसटीडी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन भी आता है निम्न में से कौन सा एसटीडी रोग है या नहीं है, या निम्न में से कौन सा रोग लैंगिक संसर्ग से फैलता है या नहीं फैलता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है गोनोरिया एक लैंगिक संसर्ग से फैलने वाला रोग है। फिर इसके बाद में इसके लक्षणों की बात करें तो जो मूत्र मार्ग होता है उसमें जलन महसूस होती है, यानी मूत्र मार्ग में जलन, जब भी पेशाब करते हैं तो जलन होती है। साथ में जो नर व मादा जननांग है उनसे एक तरीके से कुछ तरल बहने लगता है। जननांगों से तरल पदार्थ का स्राव होने लगता है। तो इस तरीके से ये जननांगों से संबंधित है। जननांगों के अंदर इन्फेक्शन होने से, संक्रमण होने से वहाँ पर जलन होती है पेशाब करते समय, साथ में ऐसे भी जलन होती है और वहाँ से एक तरल पदार्थ बहने लगता है। तो देखिए इसकी कोई जांच है तो विशेष कोई जांच तो नहीं है, लक्षणों के आधार पर ही इसका पता लगाया जाता है। इसका कोई टीका भी विशेष नहीं है, लेकिन यहाँ पर बचाव का तरीका है कि कैसे इस रोग से बचा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि जो सुरक्षित यौन संबंध है, सेक्स प्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है, यानी कहने का मतलब सुरक्षित यौन संबंध रखने से इस रोग का फैलाव कम होता है। फिर देखिए नेक्स्ट रोग चलते हैं, गोटी। टी पढ़ा था हमने, तो ये पहला था। उसके बाद में चलते हैं गोटी, तो टी फॉर टिटनेस। टिटनेस के कई उपनाम भी बताए थे हमने। इसको धनुष्टंग का रोग कहा था, है ना, तो धनुष स्तंभ रोग भी कहा था। तो जो टिटनेस है ये देखिए किससे संबंधित है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों। तो टिटनेस है वो तंत्रिका तंत्र को मूल रूप से प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र को, यानी नर्वस सिस्टम को ये मूल रूप से प्रभावित करता है, हमारे मस्तिष्क को और मेरुरज्जु को। तो अब ये फैलेगा कैसे? तो आपने सुना होगा कहीं पर भी जब कट लग जाता है तो घर वाले या फिर कोई भी सलाह देता है कि इस पे आप टिटनेस का इंजेक्शन लगवाइए, अदरवाइज टिटनेस होने के चांसेस हैं। तो टिटनेस का जो जीवाणु है वो हमारे जो आसपास की मिट्टी है या फिर आप कह सकते हैं कोई सतह है, कहीं पर भी ये जमा हो सकता है। तो आप कह सकते हैं जब घाव हो जाता है कटने से, छिलने से, तो उस घाव पे मिट्टी लगने से ये हमें हो सकता है। या फिर जो लोहे की धातु की जो चीज़ें होती हैं वो कहने का मतलब ज़्यादा कट लगा देती है अंदर तक, तो उनकी सतह पे, धातु की सतह पे, मान लीजिए लोहे की सतह पे अगर इसका जीवाणु है तो वो अंदर तक पहुंच सकता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो संक्रमण की जो विधि है, ये आप कह सकते हैं कि घाव व
कटे हुए भाग से, कटे हुए भाग से संक्रमण हो सकता है। इसलिए स्पेशली ध्यान रखना, जब भी कट लग जाए, कुछ गहरा कट लग जाए, तो हमें क्या करना होता है, टीका लगवाना होता है। अब दोस्तों इसके मुख्य लक्षण क्या हैं? तो देखिए इस रोग का जो मुख्य लक्षण है, जैसे ही अगर टिटनस का कोई लक्षण आता है तो हमारे जबड़े की जो मांसपेशियां वो टाइट हो जाती हैं, जबड़ा खुलता नहीं है, गर्दन की मांसपेशियां भी जकड़ जाती हैं, इसके बाद में हाथों पैरों की मांसपेशियां भी जकड़ जाएंगी, यानी शरीर है एकदम टाइट हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं तंत्रिकाओं को प्रभावित करने की वजह से इसका जो मुख्य लक्षण है वो है लॉक जॉ। अब लॉक जॉ अंग्रेजी शब्द है वैसे तो दोस्तों, लॉक जॉ यानी जबड़ा का लॉक हो जाना, यानी जबड़ा व गर्दन में ऐंठन, ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा इसमें आप कह सकते हैं सिरदर्द भी होता है, अन्य मांसपेशियां हैं जो उनमें भी जकड़न आती है, और शरीर जो है वो कैसा हो जाता है, बोले शरीर है वो धनुषाकार हो जाता है, यानी पीठ जो है, बैक जो है वो ऐसे मुड़ जाएगी और यहाँ से अंदर की तरफ दब जाएगी, यानी शरीर है वो धनुषाकार हो जाता है। अब दोस्तों इसकी जांच क्या है? तो बोले जांच तो कोई विशेष जांच नहीं है, लक्षणों के आधार पर ही होगा, लेकिन इसका टीका है। टीका यानी इसको बचने के लिए हम टीका लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो टीका है वो दो प्रकार का है टिटनस का। एक तो है टिटनस टॉक्सॉइड। तो टिटनस टॉक्सॉइड जो होता है ये तो हमें बचाव के लिए लगाया जाता है, यानी जब हमें अभी जैसे घाव हो गया तो हम 24 घंटे के भीतर अगर लगाएंगे तो इसके अंदर आप कह सकते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, और उसकी वजह से आप कह सकते हैं ये टीका है हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, सक्रिय प्रतिरक्षा, यानी आपके अंदर शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न कर देगा। लेकिन जैसे मान लीजिए संक्रमण फैल गया है अंदर, 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, तब उसमें आप कह सकते हैं उस केस में हमें दूसरा टीका लगाएंगे जिसको एंटी टिटनस सीरम बोलते हैं। इसके अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं ये भी सुरक्षा करता है, लेकिन इस सुरक्षा को हम बोलेंगे निष्क्रिय प्रतिरक्षा, यानी अब इस टीके के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। तो ये तो हाथों हाथ लगाया जाता है, घाव है कट लगने से हाथों हाथ, और ये जो है जब इन्फेक्शन हो जाता है, लगता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस हो गए हैं, तब उस केस में इसको लगाया जाता है, और इस टीके में क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती हैं टिटनस के खिलाफ, और ये आप कह सकते हैं ये भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको टिटनस के केस में आपको स्पेशली याद रखना है कौन से अंग को प्रभावित करता है, ये मुख्य प्रश्न है। इसके अलावा लॉक जो नाम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको कि लॉक जो लक्षण है वो कौन से रोग से संबंधित है। इसके अलावा टिटनस टॉक्सॉइड और एंटी टिटनस जो सीरम है, इन टीकों का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट रोग देखिए, नेक्स्ट है गोटी ने निम्मो को हमने ऐसे ट्रिक बनाई थी, तो निम्मो से हम याद रख लेंगे यहाँ पर न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया जो रोग है ये कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो हम जानते हैं बच्चों में और बूढ़ों में काफ़ी होता है, और ये हमारे जो फेफड़े होते हैं, यानी जो फुफ्फुस होते हैं, जिनको अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं, तो लंग्स में ये होता है, फेफड़ों को मूल रूप से प्रभावित करता है। अब संक्रमण कैसे होगा? तो संक्रमण का मुख्य कारण तो ये है कि रोगी हमारे सामने है और खांसेगा, छींकेगा, तो आप कह सकते हैं ये ड्रॉपलेट जो संक्रमण होता है उसके द्वारा होगा। ड्रॉपलेट द्वारा संक्रमण, यानी रोगी जब खांसेगा, छींकेगा तो हम उसके सामने होंगे तो हमारे अंदर भी उसके जीवाणु पहुंच सकते हैं। अब मुख्य लक्षण क्या है? तो बोले निमोनिया का जो मुख्य लक्षण है, एक तो आप कह सकते हैं खांसी आएगी, साथ में बुखार भी आएगी, खांसी और बुखार तो हुआ ही होगा। इसके अलावा सीने में दर्द भी होने लगता है। सीने में क्या है, क्योंकि फेफड़ों से संबंधित है तो दर्द हो जाएगा, और साथ में सांस में तकलीफ, यानी सांस फूलने लगेगी, सांस में क्या होने लगेगी, तकलीफ, बच्चा जैसे हाँफने लगता है, बाहर उसकी श्वसन की जो दर है वो बड़ी तेजी से हो जाती है। तो काफ़ी गंभीर रोग है बच्चों और बूढ़ों के अंदर, क्योंकि फेफड़ों के अंदर स्पेशली जो हमारा जो जीवाणु था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी की वजह से फेफड़ों में संक्रमण होता है, और वहाँ पर फेफड़ों के अंदर जो उत्तक है वो नष्ट होने लगता है, और वहाँ पर
कुछ स्लेस में यानी जो म्यूकस है वो भर जाता है और वहाँ पर लसिका भी भर जाता है फेफड़ों में, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सांस में तकलीफ होती है, सीने में दर्द होता है और खांसी और बुखार तो है ही। तो अब दोस्तों इसका उपाय क्या है? तो उपाय तो यहाँ कह सकते हैं, वैसे कोई जांच तो स्पेशली नहीं है, लेकिन लक्षणों के आधार पर और एक्सरे वगैरह जो करके उससे पता लगाया जाता है। टीका यहाँ पर होता है लेकिन इतना कारगर नहीं है। आजकल आने लग गया टीका और उसको न्यूमोकोकल वैक्सीन बोलते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो न्यूमोकोकल यानी न्यूमोनिया के बचाव हेतु एक वैक्सीन लगाई जाती है जिसको न्यूमोकोकल यानी नाम से ही, न्यूमोनिया के नाम से ही ये बना हुआ है नाम, तो आपको आसानी से इसको पहचान सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर न्यूमोनिया जीवाणुजनित रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है, ये मुख्य प्रश्न है। उसके बाद में चलते हैं गोटी ने निम्मो को में लिखेंगे कोड रोग। कोड को हमने कुष्ठ रोग भी कहा था, इसको लेप्रोसी भी कहा था, है ना, हैंसन डिजीज भी कहा था। तो जो कोड रोग है, कुष्ठ रोग है, उसका जो मुख्य कारक था, जो जीवाणु था, वो था माइकोबैक्टीरियम लेप्री था। लेकिन यहाँ प्रभावित जो अंग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो देखिए, कुष्ठ रोग के रोगी को अगर आपने देखा है तो उसकी त्वचा है, उसकी अंगुलियां ऐसे लगता है जैसे गल गई हों और गल गल के नीचे गिर गई हों, इस तरीके से अंगुलियां हो जाती हैं। त्वचा पर चकत्ते भी हो जाते हैं। तो त्वचा और आप कह सकते हैं जो तंत्रिका है, तंत्रिका तंत्र को, स्पेशली जो हाथों पैरों में जो तंत्रिका तंत्र है, परिधि में जो तंत्रिका तंत्र है, उसको प्रभावित करता है। तो ये अंदर के अंगों को भी प्रभावित करता है, लेकिन मूल रूप से त्वचा और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर देखिए, आपने अगर कुष्ठ रोग के रोगी को देखा है तो देखने में बड़ा ही थोड़ी सी घिन सी आती है, बड़ा ही कुरूप दिखता है। हाथ जो पैर हैं वो ऐसे लगता है अंगुलियां गल गई हैं और गिर जाती हैं। तो त्वचा से संबंधित है, त्वचा पे चकत्ते हो जाते हैं, उन चकत्तों में धीरे धीरे सूनापन आ जाता है, यानी तंत्रिकाओं के नष्ट होने से सूनापन आ जाता है। और ये रोग है काफ़ी लंबे टाइम से फैलता है। और अगर रोगी साथ में रह रहा है, स्वस्थ व्यक्ति रोगी के साथ में रह रहा है, तो उस स्वस्थ व्यक्ति को भी लंबे समय रहने से हो जाता है। तो यहाँ पर जो संक्रमण की जो विधि है वो आप कह सकते हैं, रोगी के साथ लंबे समय तक रहने पर, कुछ समय में नहीं होगा, लंबे समय तक रहने पर ये रोग हो जाता है। तो अब रोगी की त्वचा से अगर संपर्क आएगा तो उस त्वचा में जो चकत्ते बने हुए हैं वहाँ से जो रस स्रावित हो रहा है, जो तरल स्रावित हो रहा है, उसके संपर्क में आने से भी, और इसके अलावा आप कह सकते हैं कभी कभी जो शरीर के अंदर के अंगों में पहुँच जाता है, खांसने के द्वारा भी ये हो सकता है। तो अब इसका जो मुख्य लक्षण क्या है? तो इसके अंदर जो मुख्य लक्षण है वो है त्वचा पर चकत्ते। त्वचा पर क्या हो जाते हैं? चकत्ते हो जाते हैं। और आप कह सकते हैं जो सूनापन है, और त्वचा में जो आप कह सकते हैं त्वचा के अंदर सूनापन का मतलब वहां पर एक तरीके से जो संवेदनाओं का पता नहीं चलता है। तो इस तरीके से त्वचा पर चकत्ते हो जाते हैं और सूनापन आ जाता है। और जो जिस भाग के अंदर ये हो रहा है वहां की त्वचा गलने लगती है, उससे कुछ तरल बहने लगता है। और अंगुलियों में, स्पेशली अंगुलियों का जो उत्तक है वो धीरे धीरे नष्ट होकर गिरने लगता है। तो अंगुलियां खत्म हो जाती हैं, धीरे धीरे टूट के एक तरीके से वो हासित होती रहती हैं, क्षय होता रहता है लगातार उत्तकों का, और अंगुलियां ऐसे लग जाती हैं जैसे गल गई हों और गल के गिर गई हों, इस तरीके से हो जाता है। तो अब दोस्तों इसका उपाय क्या है? तो बोले उपाय तो वैसे तो कोई विशेष तौर पर तो नहीं है, लेकिन फिर भी टीबी का जो टीका है वो BCG का जो टीका इस रोग में भी लगाया जा सकता है। हालांकि मूल रूप से ये BCG का जो टीका है वो किसका होता है? ये टीबी के लिए होता है, लेकिन इसमें भी लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर तो कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं बनता, ये टीबी के अंदर है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको इतना याद रखना है, जो कोड रोग है, कुष्ठ रोग है, उसको हैंसन रोग कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा ये त्वचा व तंत्रिका कोशिकाओं से संबंधित होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी अपन को ये ध्यान रखना है, ये जीवाणुजनित रोग है। तो ये 3 प्रश्न ही मुख्य रूप से यहाँ पर बनते हैं। नेक्स्ट रोग है गोटिनिम्मो को छठा CD, 6 यानी जो 6 था उसे हमने बताया था क्षय रोग, यानी क्षय रोग को हम क्या कहते हैं? TB, ट्यूबरकुलोसिस, जिसका नाम हम पढ़ चुके हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए, जो क्षय रोग है वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ जो मुख्य अंग है, हमारे जो फेफड़े होते हैं, हम जानते हैं जो TB रोग है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। मूल रूप से कौन से अंग को?
फेफड़े प्रभावित होते हैं, यानी जो लंग्स है वो प्रभावित होते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कभी कभी दिमाग में, हड्डी के अंदर ये भी हो सकता है। यानी कहाँ पर हो सकता है, यानी मस्तिष्क के अंदर भी टीबी हो सकता है। ठीक है, मेरुरज्जु में भी टीबी हो सकता है। इसके अलावा और कहाँ हो सकता है टीबी, बोले मेरुरज्जु के अलावा जो अस्थियां हैं, यानी जो हड्डियां हैं, ठीक है ना, उस हड्डी के अंदर भी ये हो सकता है। तो ये तो कुछ रेयर केसेज के अंदर होता है। जो मूल रूप से जो टीबी है, सामान्यतः जो टीबी पाई जाती है वो फेफड़ों से ही संबंधित होती है। अब संक्रमण की विधि यानी कैसे फैलेगा, तो हम जानते हैं कि रोगी की खांसने व छींकने से, यानी रोगी के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। यानी फैलेगा कैसा ये रोग, बोले रोगी के संपर्क में आने से फैलता है। तो देखिए इसमें भी आप कह सकते हैं रोगी जब खांसेगा, छींकेगा, तो हम इसको पहले कह चुके हैं ड्रॉपलेट संक्रमण, यानी रोगी के खांसने छींकने से। खांसने व छींकने पर अगर कोई मान लीजिए सामने आ गया तो इसकी जो ड्रॉपलेट हैं उनके द्वारा ये जीवाणु उसके शरीर में जा सकता है। तो इस तरीके से ये मुख्य विधि है इसकी संक्रमण की। अब टीबी के लक्षण क्या होंगे, तो टीबी के पेशेंट को अगर गौर से अगर देखा है तो वो शिकायत करता है कि मुझे कई दिन से बुखार आ रहा है, हल्का बुखार आता है, और 2 सप्ताह से अधिक उसको, यानी 3 सप्ताह तक जो है वो खांसी भी आती है। और खांसी आती है तो उसके सीने में थोड़ा दर्द भी होता है, और सीने में दर्द के अलावा वो कहता है मुझे भूख नहीं लगती है। भूख नहीं लगना ये भी एक लक्षण है, और भूख नहीं लगेगा तो आप कह सकते हैं एकदम से वजन में कमी भी हो जाएगी। तो ये टीबी के कुछ मुख्य लक्षण हैं। भाई बुखार हल्का हल्का कई दिन तक रहता है, खांसी कई दिन तक जाती नहीं है, और सीने में दर्द होने लग जाए तो मान लीजिए फेफड़ों में कुछ न कुछ इन्फेक्शन है। यानी खांसी जब आती है तो हमें मान सकते हैं हमारे फेफड़ों में कोई ना कोई संक्रमण है, और वो संक्रमण जब ज़्यादा हो जाता है तो सीने में दर्द हो जाता है, और उस आप कह सकते हैं इस टीबी की वजह से भूख नहीं लगती और उसकी वजह से वजन में काफ़ी कमी हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनसे हम टीबी को पहचान सकते हैं। तो अब देखिए, अब टीबी की पहचान के बाद में इसकी जांच क्या है। तो जांच वैसे देखा जाए तो आजकल जो डॉक्टर हैं वो तो एक्सरे और जो आप कह सकते हैं बलगम की जांच को काम में लेते हैं। एक्सरे से एक अंदाज़ा लग जाता है कि टीबी है, संक्रमण है फेफड़ों में, और बलगम से हमें पता चल जाता है कि वास्तव में जो टीबी का जीवाणु ही फेफड़ों के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पुराने टाइम में एक जांच होती थी जिसको मोन्टॉक्स परीक्षण बोलते हैं। कौन सी जांच बोलते हैं, मोन्टॉक्स परीक्षण। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, ये कई एग्जामों के अंदर पूछा हुआ है कि मोन्टॉक्स जो परीक्षण है वो कौन सी बीमारी के लिए है। तो मोन्टॉक्स परीक्षण है वो टीबी की जांच के लिए होता है। वैसे अगर जांच बताएं तो आप कह सकते हैं चेस्ट का जो एक्सरे है ना, और ऐसे ही स्पूटम यानी जो बलगम है, बलगम की जांच से। हालांकि और भी कुछ एक्स्ट्रा जांचें होती हैं जो यहाँ साइंस मतलब अपनी जनरल साइंस में पढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं है, वो मेडिकल साइंस में पढ़ी जाती हैं। तो एक्सरे से और बलगम की जांच से कन्फर्मेशन हो जाता है लगभग, और मोन्टॉक्स जो परीक्षण है ये पुराने टाइम में किया करते थे। तो इस तरीके से जांच होता है दोस्तों। ऐसे ही इसका टीका भी है। तो टीबी से बचने के लिए आजकल सरकारी प्रोग्राम में भी ये लगने लग गया, पहले भी लगता था, जन्म के साथ में ही लगने लग जाता है। और एक जो टीका है उसका नाम है BCG, ये काफ़ी फेमस टीका है, और ये एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, यानी ये आपके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर जो BCG है इसका देखो जो फुल फॉर्म कई बार पूछ लेते हैं, तो B फॉर बेसिलस ऑफ कालमेटे एंड गुएरिन। इस तरीके से दोस्तों ये दो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस जीवाणु के बारे में इस टीके को आप कह सकते हैं बनाया था। तो बेसिलस ऑफ कालमेटी एंड गुएरिन यानी BCG, इस तरीके से इसका जो नाम है। अब और क्या बचाव है, तो बोले बचाव हम ये कह सकते हैं रोगी से हमें दूर रहना चाहिए। रोगी जो भी वस्तुएं यूज करता है, चाहे बर्तन चाहे कपड़े आप कह सकते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। उसके कपड़ों को धूप में रख देना चाहिए। इसके अलावा आप कह सकते हैं सीधे संपर्क में नहीं आना चाहिए। बहुत सारे, और जब वो उसका जो बलगम है ना, जो वो बलगम मान लीजिए आता है उसके, तो उसको मिट्टी में दबा देना चाहिए। कुल मिला के आप कह सकते हैं यहाँ पर रोगी के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है, इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। अब दोस्तों जो क्षय रोग है,
इसके बचाव हेतु या फिर इलाज हेतु गवर्नमेंट ने एक स्कीम चला रखी है, एक कोर्स चला रखा है जिसको बोलते हैं डोट्स। या आपने सुना होगा कि जिसको टीबी हो जाती है उसको डोट्स लेना होता है। तो ये डोट्स क्या है? तो दोस्तों ये जो डोट्स है इसका जो फुल फॉर्म है वो है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट थेरेपी भी कह सकते हैं इसको, ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। वैसे देखा जाए तो ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, यानी इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट का मतलब तो ये है कि आपको जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट है वो एक स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में होता है, यानी उसको जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो सीधा उसको सामने ही स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने ही खिलाता है। और शॉर्ट कोर्स का मतलब एक थोड़े से समय के लिए वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी टीबी का जो कोर्स है उसको स्वास्थ्य कर्मी के सामने ही खाया जाता है। क्योंकि कई बार टीबी का जो पेशेंट होता है वो उसको कोर्स को थोड़े दिन लेता है और उसके शरीर में कुछ परेशानियां आती हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट आते हैं और उसके सिम्टम जो हैं टीबी के वो दूर हो जाते हैं, तो उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मुझे अनावश्यक ही ये दवाइयाँ खिलाई जा रही हैं, तो वो खाता नहीं है और उसकी वजह से उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, यानी टीबी का जो जीवाणु था वो और भी खतरनाक हो जाता है, उस पर फिर दवाइयों का असर होना बंद होने लग जाता है, जिसको MDR टीबी बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये बहुत ही खतरनाक है क्योंकि उसका फिर इलाज नहीं होता है। इसलिए दोस्तों जो भी अगर आपके परिवार में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जानकारी में अगर कोई टीबी का पेशेंट हो तो उसको ये ज़रूर एडवाइस करना कि टीबी का कोर्स है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, उसकी एक भी खुराक मिस नहीं करनी है। जितने टाइम के लिए चिकित्सक उसको चलाए आपको पूरी तरीके से लेना है, ताकि आप एक बार पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे तो भविष्य में इसके नहीं होने की संभावनाएं बिल्कुल, मतलब भविष्य में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर बीच में बंद कर दिया, पूरा कोर्स नहीं लिया, बीच में रह के दवाइयाँ ली, तो आप कह सकते हैं ठीक नहीं होंगे और जीवन भर के लिए आप में ये रेजिस्टेंट हो जाएगी टीबी, और आपके अन्य जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी टीबी एक तरीके से आपसे गिफ्ट में मिल जाएगी, जो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, डोट्स का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, टीबी के जो विभिन्न नाम हैं वो आ सकते हैं, टीबी के जीवाणु का जो है काफ़ी बार क्वेश्चन आया है। ऐसे ही आप कह सकते हैं टीबी कैसे फैलता है, तो हमें तो पता है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जो जांच है मॉन्टॉक्स, ये एग्जाम्स में पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे टीके का जो प्रश्न है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अब दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, क्षय रोग के बाद में छठा CD, टा फॉर टाइफॉइड। टाइफॉइड को हमने आंत्र ज्वर भी कहा था, आंतों के अंदर संक्रमण होता है मूल रूप से, इसलिए इसको आंत्र ज्वर कहा था। साल्मोनेला टाइफी नाम का जीवाणु की वजह से ये रोग होता है। और दोस्तों इसको हमने मोती जरा भी कहा था, मियादी बुखार भी कहा था, जो उपनाम है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रभावित अंग का ध्यान रखना है, तो प्रभावित अंग के अंदर आप कह सकते हैं जो आहार नाल होती है, आहार नाल, स्पेशली जो छोटी आंत है वो इसमें मूल रूप से प्रभावित होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो एलिमेंट्री के नाल है, हमारे भोजन की जो नाल है, उसमें जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इस जीवाणु का संक्रमण होता है, जिसकी वजह से आहार नाल की जो झिल्ली है, अंदर वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें सूजन आ जाती है। और सूजन आने की वजह से आप कह सकते हैं क्या होगा, बोले एक तो पेट में दर्द होगा, एक आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी, और कह सकते हैं तेज बुखार आएगा। इसके अलावा क्या होगा, बोले बहुत थकान, कमजोरी आने लगेगी। ठीक है ना दोस्तों, ये टाइफाइड के अंदर होते हैं, बहुत ज़्यादा थकान आती है, बहुत तेज बुखार आता है, पेट में दर्द होने लगता है, भूख नहीं लगती है, उल्टी की शिकायत होती है। इस तरीके से कई लक्षण आते हैं। और कई बार तो ऐसे होता है आंत में संक्रमण की वजह से छोटी आंत में छेद भी हो जाता है इस जीवाणु की वजह से। तो यहाँ पर एक काफ़ी घातक बीमारी है। तो देखो संक्रमण, बोले ये हमें मिला कैसे, या कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, बोले डायरेक्ट तो नहीं फैलता, लेकिन जो रोगी का जो मलमूत्र है अगर वो बाहर त्याग देता है तो वो ये जो जीवाणु है ये उस मिट्टी में आसपास में है, और जब बारिश होती है तो वो जलाशयों में भी बहकर चला जाता है। तो आप कह सकते हैं दूषित जल और दूषित भोजन के माध्यम से ये पहुँचता है। तो मूल रूप से इसका जो संक्रमण है वो है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी दूषित जल व भोजन के द्वारा, है ना,
ये रोग हमारे तक पहुंचता है। काफ़ी घातक बीमारी है। और इसके लक्षणों की अगर बात करें तो टाइफाइड के अंदर आप कह सकते हैं एक तो कांस्टेंट बुखार आता है, तेज आता है, वो भी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का आता है, ठीक है ना। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आता है। इसके अलावा क्या होगा, बोले इसके अलावा आपके पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। पेट में दर्द के साथ साथ में आपको भूख नहीं लगेगी, है ना, भूख नहीं लगेगी और उल्टी की शिकायत भी होगी। तो इस तरीके से इसके कई लक्षण हैं। तो देखिए लक्षणों के आधार पे तो अंदाज़ा लग ही जाता है, लेकिन इसकी एक जांच है जो काफ़ी वेरी फेमस है, उसका एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि विडाल नाम की एक जांच है, विडाल टेस्ट, है ना, विडाल परीक्षण जो है ये इसके लिए टाइफाइड के लिए किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में यही पूछा गया है, क्योंकि टाइफाइड से जो आज तक क्वेश्चन आए हैं, एक तो इसकी जांच से संबंधित, दूसरा क्वेश्चन ये कौन से बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये दोनों प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में बार बार रिपीट हुए हैं। ऐसे ही दोस्तों, क्या टाइफाइड का कोई टीका है? हाँ, तो टीका तो है, लेकिन प्रतिरक्षा ज़्यादा समय तक नहीं होती है। तो इसका जो टीका है उस टीके को बोलते हैं TAB। ये एक वैक्सीन है TAB, टाइफॉइड A एंड B 2 प्रकार का होता है। तो जो TAB बोलते हैं इसको, तो टाइफॉइड जो है उसका टीका है, लेकिन प्रतिरक्षा काफ़ी कम समय के लिए होती है, तो इसलिए आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा कारगर नहीं है। तो यहाँ पर बचाव क्या है, बोले हमें दूषित जल और भोजन से दूर रहना है, ठीक है ना। मेन वही है कि जो भी बाहर की खाने पीने की चीज़ें आती हैं उनका ध्यान रखना है, वो नहीं खानी है अगर वो कंटामिनेटेड है तो, यानी मूल रूप से आप कह सकते हैं भोजन और जल से, यानी फूड एंड वाटर से ही जब ये फैलता है तो हमें स्पेशली इनका ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन है विडाल टेस्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न आता है वो टाइफॉइड है, वो आप कह सकते हैं कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ये दोनों प्रश्न बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इन दोनों को आप रट लीजिए, बिल्कुल ध्यान में रखिए। फिर देखिए छठा CD, तो C फॉर सिफिलिस। CD चलाने के लिए हमने बोला था, छठा CD प्ले करने को कहा। तो सिफिलिस नाम का एक रोग है, जिसको हमने एक अन्य नाम भी बोला था, उपदंश कहा था हिंदी के अंदर। तो जो सिफिलिस है यानी जो उपदंश है वो एक विशेष प्रकार के जीवाणु द्वारा होता है। दोबारा से आप याद कर लीजिए, विशेष प्रकार का जीवाणु है उसको स्पाइरोकीट बैक्टीरिया बोलते हैं, स्पाइरोकीट जीवाणु बोलते हैं। और जो स्पाइरोकीट बैक्टीरिया जो जीवाणु है वो स्पेशली जननांगों को प्रभावित करता है। यानी कौन से अंग को ये प्रभावित करता है, तो बोले जननांगों को, जननांगों को प्रभावित करता है। यानी नर के अंदर और मादा में जो जननांग होते हैं उनसे संबंधित है, यानी गोनोरिया की तरह ही है, लेकिन ये आप कह सकते हैं स्पेशली नर को ज़्यादा प्रभावित करता है। और इसमें संक्रमण की विधि है, यानी कैसे ये रोग फैलेगा, तो हम कह सकते हैं कि जब जननांगों से संबंधित है तो लैंगिक संसर्ग से ही फैलता है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही फैलेगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं ये भी एक STD डिजीज़ हो गई, यानी STD डिजीज़, तो यानी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है गोनोरिया और सिफिलिस दोनों ही क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं। तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा इसके जीवाणु का नाम इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें मुख्य लक्षण क्या होंगे, तो लक्षण आप कह सकते हैं जननांगों में वही एक तरीके से जलन होना, पेशाब करते समय होना, और ऐसे ही जो नर के अंदर जो सीशन होता है उस पर घाव हो जाना, उसमें से पस आना, ऐसे लक्षण हैं। तो आप कह सकते हैं जननांगों में जलन, और जो नर होता है उसके जो सीशन पर यानी जो पेनिस है उस पर क्या होगा, घाव हो जाएंगे, चकते हो जाएंगे, ठीक है ना, और उनसे तरल निकलने लगेगा। तो ये काफ़ी अपने आप में प्रॉब्लम वाला है, यानी ये एक तरीके से गुप्त रोग है, लोग इसको छुपा लेते हैं, लेकिन छुपाना नहीं चाहिए, डॉक्टर से इलाज लेना चाहिए प्रॉपर, जल्दी ही ठीक हो जाता है। और इसका जांच और टीका कोई विशेष नहीं है। बचाव उपाय तो आप कह सकते हैं, तो आप वही कहेंगे इसका जो बचाव है वो क्या है, कैसे बच सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सुरक्षित यौन संबंध के द्वारा, यानी सुरक्षित यौन संबंध रखकर ही इससे बचा जा सकता है, बाकी इससे बचना थोड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा
कि जितने भी जो जीवाणुजनित रोग हैं उनमें से आप कह सकते हैं उनका फैलने का जो कारण है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। उसके बारे में प्रश्न आते हैं बहुत सारे एग्जाम में, स्पेशली रीट के एग्जाम में काफ़ी पूछा जाते हैं। ऐसे ही उसका कोई जांच है उसके बारे में पूछते हैं। तो हमने यहाँ सिफिलिस तक पढ़ा, आगे के जो रोग हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, हमारा जो भाग 5 आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।